स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात लास्ट लेक्चर में की थी। आज यहाँ पर हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट की बात करेंगे। इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, इसका यूज हमें हमारे 5 टॉपिक्स में होने वाला है। कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो और रेशियो एनालिसिस के लिए भी होने वाला है। मतलब टोटल 6 टॉपिक्स के लिए हमें आज जो एक्सप्लेन करने वाले हैं ये कंप्लीटली यूज में आने वाला है। क्लियर? तो अभी हम जब भी इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में 2 अकाउंट्स हमने अभी तक प्रिपेयर किए थे 11 से लेकर अभी तक, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट नाउ इनकम स्टेटमेंट ये प्रेजेंट किया जाएगा ओनली इन वर्टिकल फॉर्म, तो उसका एक फॉर्मेट हमें आज एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करते वक्त आज हम थोड़ा सा लैंग्वेज में भी चेंज करने वाले हैं। मराठी और हिंदी, इंग्लिश तो आपके वर्डिंग्स में होता ही है, इसके लिए नो प्रॉब्लम। तो कुछ एक्सप्लेनेशन जो रहेगा, एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ, मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हम यहाँ पे करेंगे, जिससे ये सारे बच्चों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। क्लियर? सो इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट हमें यहाँ पर देखना है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट के ऊपर हेडिंग लिख देते हैं और यहाँ पर कॉलमनर फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना है। सो फर्स्ट पर्टिकुलर्स एंड 2 अमाउंट्स कॉलम, अमाउंट, कंपैरेटिव हो, कॉमन साइज हो, ट्रेंड एनालिसिस हो, पर्टिकुलर्स का सीक्वेंस सेम रहेगा, आगे चेंज होते जाएंगे कॉलम्स के नंबर्स, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम, उस तरह से इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करनी रहेगी जिस तरह से आपको रिक्वायर्ड रहेगा। कंपैरेटिव है, कॉमन साइज है या फिर ट्रेंड एनालिसिस है। ठीक, तर इथे आपल्याला कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपॅरेटिव्ह किंवा ट्रेंड एनालिसिस काही प्रिपेअर करायचं असेल तर कॉलम्स मध्ये आपण चेंजेस करणार, बट पर्टिक्युलर्स मधला सिक्वेन्स हा कांस्टेंट राहणार। क्लियर? तो इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पर सबसे पहला नंबर 1 नेट सेल्स। नेट सेल्स मींस कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड। ओके, ये 11 से लेकर अभी तक ऐसे ही था और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। सो फर्स्ट कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, इन दोनों का टोटल और फिर लेस रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न माइनस करके अमाउंट हम सेकंड कॉलम में लिख देते हैं। पहले इनर साइड में लिख देंगे और फिर फाइनल अमाउंट बाहर चला जाएगा। सो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड। आतापर्यंत आपण कॅश सेल्स आणि क्रेडिट सेल्स त्यातून रिटर्न इनवर्ड काय केले आहे, लेस। 11वी पासून आतापर्यंत सेम प्रेझेंटेशन आपण केले, याच्या पुढे पण असंच राहणार, याच्यात काही बदल नाही। ओके, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल प्राइस बोथ आर डिफरेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस आप जो गुड्स सेल करते हो उस गुड्स का कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो जो भी गुड्स सेल होगा उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। उसके कंटेंट्स केयरफुली देखिए। सबसे पहले हम तो ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक प्रिपेयर करते आ रहे थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में रिलेटेड टू गुड्स जो भी कंटेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, और दूसरे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस। करेक्ट? तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, आपको पता है कि कौन से कंटेंट्स यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, वही कंटेंट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लेते हो आपको क्या नहीं लेना है उतना याद रखिए। ट्रेडिंग अकाउंट के सारे कंटेंट्स आएंगे, सिर्फ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ दें तो बाकी सारे कंटेंट्स यहाँ पर कंसीडर होने वाले हैं। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में
एक्सेप्ट जीपी ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ दे तो सारे कंटेंट्स का एडिशन, उसमें से क्रेडिट में आने वाले सेल्स के अलावा जो भी आइटम्स है उन सब को क्या करना रहेगा, लेस। सो डेबिट के कंटेंट्स में से क्रेडिट माइनस कर दे तो आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है। ठीक, देखते हैं कौन कौन से कंटेंट्स हैं। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट साइड में आते हैं उसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, एड परचेसेस, लेस रिटर्न आउटवर्ड। ओके, टोटल आउटर साइड या फिर टोटल हम उसी के नीचे लेते हैं, फिर फाइनल अमाउंट बाहर निकाल देंगे। ठीक, सगळ्यात पहिले ओपनिंग स्टॉक आपण घेणार, मग ऍड परचेसेस आणि त्यातून रिटर्न आउटवर्ड, वर आपण रिटर्न इनवर्ड मायनस केले होते, इथे आपण रिटर्न आउटवर्ड मायनस करतो। ओके, मायनस केल्यानंतर बैलेंस अपन आतल्या बाजूलाच घेतला है। अब यहाँ पे और कौन से कंटेंट्स आते हैं केयरफुली देखिए, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड बोथ कंटेंट्स अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं। कैरेज इनवर्ड मतलब कैरेज ऑन परचेसेस, और कैरेज आउटवर्ड मतलब कैरेज ऑन सेल, सेलिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो ये परचेस से रिलेटेड है तो यहीं पर आएगा, कैरेज इनवर्ड हो या सिर्फ कैरेज दिया हो, दोनों कंडीशन में ये यहीं पर आएगा। सिर्फ कैरेज भी क्वेश्चन में दिया तो आप उसे इनवर्ड ट्रीट करेंगे। ठीक, कैरेज इनवर्ड। वेजेस हम उस एम्प्लॉइज को देते हैं या वर्कर्स को, डेफिनेटली वर्कर्स को देते हैं जो फैक्ट्री में काम करता है। सो फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर हमें प्रेजेंट करते हैं। पावर एंड फ्यूल, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कैरेज इनवर्ड के साथ हमने और कुछ कंटेंट्स लिखे यहाँ पर, फ्रेट इनवर्ड आउटवर्ड दोनों होते हैं, तो इनवर्ड ऑक्ट्राय, इंपोर्ट ड्यूटी, रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन, ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। तो ये आप 11 से लेकर अभी तक देखते आ रहे हो, इसके लिए इतना ज्यादा कुछ कंटेंट्स ने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया है, तो जस्ट कंसेप्ट क्लियर कीजिए। एक तो यहाँ पे गुड्स से रिलेटेड पार्ट आएगा और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। हाँ, डेप्रिसिएशन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में लेते थे, बट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीन तो फैक्ट्री में होती है ना, इसके लिए मशीनरी का डेप्रिसिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कंसीडर होता है। ठीक, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी या फिर डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। ओके, ये सारे कंटेंट्स का टोटल हम उसी के नीचे लिख देते हैं इनर साइड में, अभी बाहर नहीं लेते हैं। लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमने ऐड किया था तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर क्या किया जाएगा, लेस। सो लेस क्लोजिंग स्टॉक इनर साइड में लिखते हैं और ये माइनस करके फिर बाहर चला जाएगा। अब ये बाहर जो आएगा इसे बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम सेल्स में से माइनस कर दे तो यस हमें मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। त्या सेल्स मधून हा सगळा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्डचा फायनल बॅलन्स आपण काय करणार, लेस करणार आणि खालती जो बॅलन्स उरणार त्याला आपण म्हणणार ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 3 नंबर और ब्रैकेट में हमने शो कर दिया है 1 - 2, मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर, 1 2 3 ये 3 अपन या सीक्वेंस में प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट 4th नंबर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर हमें एनालिसिस करना है, अलग अलग पार्ट्स करने हैं एक्सपेंसेस के, इसके लिए इसी तरह से प्रेजेंट करना रहेगा। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक हमारा है, तो पहले हम उसको एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सा एक्सपेंसेस कौन से हेड के अंदर आता है। तो यहाँ पर आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो खत्म हो गए,
अब जो भी एक्सपेंसेस रहेगा उसमें आपको दो पार्ट्स करने हैं, एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड सेकंड थिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस व्हिच एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी, ऐसा एक्सपेंसेस जो बिजनेस की एक्टिविटीज में से इनकर्ड होगा, आपका जो बिजनेस का डेली एक्टिविटीज होता है वहां से ये इनकर्ड होते जाता है, उस एक्सपेंसेस को बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऐसा एक्सपेंसेस जो बिजनेस का तो है बट बिजनेस की एक्टिविटी की वजह से क्रिएट नहीं हुआ है, इट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बिजनेसच्या ऍक्टिव्हिटीज मधून क्रिएट झालेले ऑपरेटिंग, आणि जे बिझनेसचे आहेत पण बिझनेसच्या ऍक्टिव्हिटीज मुळे क्रिएट होत नाही त्याला आपण नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस म्हणतो। ओके, डिटेल्स में देखते हैं। तो यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको तीन पार्ट्स करने हैं। पहला एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस का एक्सपेंसेस यहाँ पर हमें कंसीडर करना है। कुछ कंटेंट्स आपके सामने हैं, डिटेल्स देख लीजिए। ये 11 से लेकर इसी तरह से देखते आ रहे हैं। सैलरीज, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, postage and telephone, legal fees, audit fees, director fees, electricity charges, depreciation on office building. Yes, factory building होता तो cost of goods sold में जाता था because manufacturing. Depreciation on office building या फिर office furniture, repairs to office building या फिर फर्नीचर, सैलरी या फिर जनरल एक्सपेंसेस। इथे आपण घेताना असे खर्च घेतले जे ऑफिसशी रिलेटेड आहे। ऑफिसशी रिलेटेड जे पण एक्सपेंसेस असतील त्याची लिस्ट आपण इथे बनवून घेतली। तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस हमने लिया है रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इन सब का टोटल हम बाहर ले लेते हैं। ओके, बाहर आने के बाद उसे ब्रैकेट में शो कर दीजिए क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस हैं, या फिर ब्रैकेट में शो नहीं किया तो सिंपल अमाउंट लिख दीजिए। फॉर्मेट है इस तरह से, आगे काउंटिंग में होगा प्लस माइनस, नीचे हम देखते हैं। इसी में मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही दूसरा पार्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स एंड रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट रेडी होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट भी होता है ना, उससे रिलेटेड या सेल्स करने के लिए जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो उसके डिटेल्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखते हैं कुछ एडवर्टाइजमेंट, कमीशन ऑन सेल्स, सेल्समैन सैलरीज, कैरेज आउटवर्ड। यस, यहाँ पे आ गया बिकॉज कैरेज आउटवर्ड मींस कैरेज ऑन सेल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस होता है। बैड डेब्ट्स, showroom expenses, exhibition expenses, depreciation on delivery van या फिर मोटर कार जो आप डिलीवरी के लिए यूज करते हो, मतलब गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पे डिलीवर करने के लिए आप उसे यूज करते हो, उसका डेप्रिसिएशन। देखिए जनरली डेप्रिसिएशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट डाला था, मशीन का हो, फर्नीचर का हो, मोटर वैन का हो, बट यहाँ पे क्लासिफाई हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है कि मशीन का है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में गया, ऑफिस से रिलेटेड कोई पार्ट एसेट्स का है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग से रिलेटेड जो भी एसेट्स यूज होती है मोटर वैन, डिलीवरी वैन, उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर आने वाला है। ठीक, वेयरहाउस रेंट, वेयरहाउस गोडाउन, उसका इंश्योरेंस या फिर उसका कोई रिपेयर्स का काम अगर किया होगा तो। ठीक, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, सेल्स को बढ़ाने के लिए आप जो भी एक्सपेंसेस करते हो। एंड आफ्टर सेल सर्विस, एक बार सेल तो हो गया, उसके बाद आप जो सर्विस देते हो उसे भी यहाँ पर कंसीडर किया जाता है आफ्टर सेल सर्विस। कोई सेल होने के बाद 2-3 सर्विसेज फ्री देता है, कोई भी एसेट्स के लिए, मोटर कार के लिए होता है, टू व्हीलर के लिए होता है, या जैसे भी होगा एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से आपको आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है। तो यहाँ पर सेलिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है। वन मोर हेड, फाइनेंस एक्सपेंसेस।
ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस मध्ये आपण 3 क्लासिफिकेशन करतोय, ऑफिस अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड फाइनेंस एक्सपेंसेस। नाउ फाइनेंस एक्सपेंसेस, देखिए क्या क्या एक्सपेंसेस यहाँ पर रिलेटेड टू फाइनेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस रिलेटेड टू बैंक आपसे बहुत सारे चार्जेस लेती है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, रिटर्न ऑफ शेयर्स इशू करते वक्त जो भी लॉसेस हुआ था, जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, या फिर रिडम्पशन के वक्त आपने दिया हुआ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसे एवरी ईयर राइट ऑफ किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा। कमीशन ऑन रेज लोन लेते वक्त कमीशन रेज हुआ है, सो कमीशन ऑन रेज लोन। तो ये सारे कंटेंट्स रिलेटेड टू क्या है, फाइनेंस। सो ए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहला हमने देखा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एंड सी फाइनेंस एक्सपेंसेस। ऐसा ए बी सी इंडिविजुअल टोटल आउटर कॉलम हमने लिखा है। अब ये तीनों मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की ये तीनों हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें क्या करना है, लेस। ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज ऑपरेटिंग, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी रिकॉर्ड होता है ये 100% ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है तो डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ये तीनों मतलब रिलेटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस माइनस अगर हम कर दें तो यहाँ पर अवेलेबल होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये कैसे फाइंड आउट होगा, 3 नंबर हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था, 4 नंबर हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा था, सो 3 माइनस 4 मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपल्याकडे ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करण्यासाठी ग्रॉस प्रॉफिट मधून हे सगळे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस त्यातले तिघं कंटेंट्स ऑफिस, सेलिंग अँड फायनान्स तिघं आपण मायनस केल्यानंतर जो प्रॉफिट आपल्याला अवेलेबल होईल त्या प्रॉफिटला म्हटलं जात असतं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट। अब ऑपरेटिंग पार्ट तो हो गया, अब नॉन ऑपरेटिंग की बात कर लेते हैं। 6 नंबर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, गेन और इनकम बोथ आर पार्ट्स यहां पर आते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। अब आप डिविडेंड, कोई कंपनी में अगर आपने शेयर्स इन्वेस्ट किया है तो आप बिजनेस नहीं करेंगे तो भी उस कंपनी से आपको इनकम तो मिलते रहेगा ना, तो बिजनेस नहीं किया तो भी आपको इनकम मिलते रहेगा, तो ये तो नॉन ऑपरेटिंग पार्ट हो गया। ऑपरेटिंग कौन सा, बिजनेस की एक्टिविटी करेंगे तो आपको मिलेगा, जैसे मैंने कोचिंग क्लासेस लिए तो मुझे फीस मिलेगा, बराबर, बट मैंने उसी फीस में से, हाँ ये जो फीस मिलेगा दिस इज ऑपरेटिंग इनकम, बट इस फीस में से अगर मैंने कुछ पैसा बैंक में एज एफडी करके रख दिया, फिक्स डिपॉजिट, तो उसके ऊपर मुझे कंटिन्यूअसली क्या मिलते रहेगा, इंटरेस्ट। तो मैं क्लास नहीं लूं तो भी मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड ये मेरे लिए कौन सा इनकम हो गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग तो पार्ट खत्म हो गया, अब नॉन ऑपरेटिंग के बारे में बात हम कर रहे हैं। सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में सबसे पहले डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा प्लेस अवेलेबल है और मैंने उसे रेंट पे दिया है, अगर मैंने कोचिंग क्लासेस नहीं लिया तो फिर रेंट तो मुझे मिलते रहेगा। सो रेंट रिसीव्ड दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके, आपण काही काम नाही केलं बिझनेसची ऍक्टिव्हिटीज तरी सुद्धा मी एखाद्याला माझी जागा रेंटेड दिली तर त्यातून मिळणारा रेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक, नेक्स्ट बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स हुआ था तब लॉस बोला था, अब रिकवर्ड हो गया, इट्स अगेन ओके। शेयर ट्रांसफर फीस, शेयर ट्रांसफर फीस, हमारे शेयर्स हम किसी दूसरे को अगर ट्रांसफर करते तो उस ट्रांसफर का मिलने वाला फीस कंपनी का इनकम होता है। वन मोर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट,
अब अगर कोई एसेट सेल आउट करते हो तो आपका कोई रेगुलर एक्टिविटी थोड़ी कि बिजनेस में एसेट सेल परचेस करते रहना है। अगर कोई एसेट पुराना हो गया उसे सेल आउट कर दिया, उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा तो ये फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला जाता है। दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग गेन और इनकम। ठीक, ये हो गया आपका नॉन ऑपरेटिंग गेन और इनकम। ऐसे ही और एक पार्ट है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट सेल करते वक्त लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो इनकम में लिख दिया गेन और इनकम। यहाँ पे लॉस हो गया तो यहाँ पे शो कर देंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, फाइन और पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। अगर कोई लॉ कॉन्ट्रैक्ट आप बीच में ही छोड़ते हो, बीच में अगर उसे ब्रेक कर देते हो तो उसके लिए आपको फाइन या पेनल्टी लग सकती है। ओके, इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इशू मतलब शेयर्स जब इशू होता है उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको एवरी ईयर राइट ऑफ किया जाता है। कोई एक साल में उसे चार्ज नहीं किया जाता है, उसे नंबर ऑफ इयर्स में चार्ज किया जाता है। तो दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस। ठीक, तो यहाँ पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट किया था। अब आगे बात करें, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड होगा क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस, इनकम भी क्रेडिट बैलेंस। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो नीचे हमें अवेलेबल होगा नेट प्रॉफिट। नंबर्स हमने डाले हैं, सो 8 नंबर में आएगा नेट प्रॉफिट और ब्रैकेट में शो किया है देखिए 5 मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस 6 नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस 7 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस। ये सब प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे अवेलेबल होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सब माइनस कर दिया बट अभी टैक्स माइनस नहीं हुआ है ना, दिस इज अ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करने के बाद यहाँ पे जो अवेलेबल होगा नंबर 9 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड ओपनिंग रिटेन अर्निंग। मतलब पिछले साल का अगर कोई प्रॉफिट आपके पास रिमेनिंग है तो उस प्रॉफिट को, लास्ट ईयर प्रॉफिट को करंट ईयर प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा। मागच्या वर्षाचा शिल्लक असलेला प्रॉफिट करंट ईयरच्या प्रॉफिट मध्ये आपण ऐड करणार। तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट अवेलेबल हो गया, दिस इज अ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन। ये आपके पास अवेलेबल हो गया डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर कहाँ होगा देख लेते हैं। तो ये जो टोटल प्रॉफिट आपके पास है उसमें से लेस प्रपोज्ड डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड पेड, शॉर्ट प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर कुछ टैक्स के लिए प्रोविजन शॉर्ट हो गया तो यहाँ से उसे क्रिएट किया जाएगा। तो ये चारों कंटेंट्स आपके प्रॉफिट में से क्या किए जाएंगे, लेस। जो भी एप्रोप्रिएशन के लिए अवेलेबल था ये माइनस कर दें तो आपको अवेलेबल होगा 10 नंबर क्लोजिंग रिटेन अर्निंग। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग मतलब ये आपका सरप्लस हो गया, बैलेंस प्रॉफिट हो गया आफ्टर एप्रोप्रिएशन। तो ये आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो ना, रिजर्व एंड सरप्लस में एसवाई में किया, टीवाई में किया, इनकम फर्स्ट ईयर में भी किया था आपने। तो ये मतलब क्या हो गया आपका बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। जो आप वर्टिकल फॉर्म में जब प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंट करते थे वहां पर फाइंड आउट करते थे, और इसे हम रिजर्व एंड सरप्लस मतलब शेड्यूल नंबर 2 बनाते थे, वहां पे ट्रांसफर ऐसे करते थे। तो दिस इज अ इनकम स्टेटमेंट। एनालिसिस किया हमने, छोटा सा अकाउंट होता था बट इसमें एनालिसिस हो गया कि ऑपरेटिंग कौन सा है, नॉन ऑपरेटिंग कौन सा है, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा है, नेट प्रॉफिट कौन सा है, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने अलग कर दिया। तो ये सारा एनालिसिस हमें अब आगे काम में आने वाला है। एवरी क्वेश्चन ये पर्टिकुलर का सीक्वेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं होने वाला है।
कंपैरेटिव हो, कॉमन सेंस हो, ट्रेंड एनालिसिस हो, इन तीनों टॉपिक्स के लिए ये पर्टिकुलर का सीक्वेंस एज इट इज रहेगा। इतने सारे कंटेंट्स नहीं रहेंगे, बट सीक्वेंस ऐसा रहेगा अगर कोई कंटेंट्स उससे रिलेटेड होते हैं तो। ठीक, तो इस फॉर्मेट को प्रॉपरली प्रेजेंट कीजिए और रजिस्टर में नोट डाउन करने के बाद उसका फोटो मुझे कंपलसरी आप लोग भेजने वाले हो, ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरह से उसे लिख रहे हो। आप मेरे नंबर पे उसे व्हाट्सएप कर सकते हो, ग्रुप में ना डालें। ठीक, आप जो भी मुझे सेंड करेंगे पिक इसका लिखने के बाद मेरे नंबर पे डालिए, ग्रुप में मत डालिए। और अगर कुछ डिफिकल्टी है तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो। किसी का लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा तो आप एनी टाइम मुझे फोन करके उस पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हो। मैं फोन पे आपको उसके प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, आप जिस लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो। ठीक, तो यहाँ पर उसे प्रॉपरली नोट डाउन